Assalamualaikum. Good morning. Good morning everyone. Welcome to Jio Pakistan with हुमा एंड अब्दुल्ला के साथ आजकल बड़ी एक सिचुएशन चल रही है। अच्छा, ये एक वेल नोन प्रूवन फैक्ट है कि जो कव्वे हैं, जो क्रोज हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट बर्ड्स होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अब हमें ये असेस करना होगा कि वो अपनी दुश्मनी अगर किसी से पाल लें तो वो कितनी देर चलाते हैं, क्योंकि आजकल मेरे साथ कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है। हुआ ये है कि हमारी गली में कहीं बच्चा है, उनका कोई कव्वे को कुछ मारा था। नहीं, हमारी गली में उनका कोई बच्चा है, उन्होंने मुझ पे हमला शुरू किया। मैंने अपना दिफा करने की कोशिश की। जब मैंने अपना दिफा करने की कोशिश की तो वो ज्यादा ऑफेंड हो गए। अब मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूं वो एक झुंड की सूरत में मेरे पे हमला करना शुरू कर देते हैं। बाकायदा इस हवाले से हिफाजती इक़दाम अब उठाए जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, गेट ओवर द फैक्ट कि आपने कव्वों से अपने आप का दिफा करने की कोशिश। अब्दुल्ला ये क्या है? ये आपको नहीं पता मुझे पता है, क्योंकि मेरे घर में होते हैं मेरे साथ एक घर के एक दरख्त है और उस पे एक नेस्ट बना हुआ था, एक झोंपड़ा नहीं, क्या उसको नेस्ट को क्या कहते हैं? नेस्ट, घोंसला। और वो बना हुआ था, उसमें न्यू बेबीज थे क्रो के, और चूंकि मुझे लग रहा था उनके पास खाना नहीं पहुंचा तो मैंने खाना थोड़ा सा उठा के मारा तो नहीं, फेंका थोड़ा सा ताकि वहां तक पहुंच जाए। ओ मैन, दे स्टार्टेड अटैकिंग मी, और ज्यादा मेरे मियाँ को अटैक करना शुरू कर दिया, बिकॉज आई गेस जब देखा था तो वो शायद तो फेंक रहे थे। तो कुछ मारो तो वो आपको मारते हैं। बाज़ रिसर्चेस ये बताती हैं कि कब्बों को आपकी शक्ल 5 साल तक रहती है। अगर ये मामला है तो मेरा तो बड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा वहां पे, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि हमारी दुश्मनी हो गई है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जरा ताल्लुकात उनसे बहाल कर सकूं। But we want you to write to us and tell us कि कव्वे जो है वो विंडिक्टिव होते हैं कि नहीं। ये पंजाब में आईजी की तब्दीली का मामला भी अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमने सोचा हम क्विज ही रख लेते हैं शुरू में जियो पाकिस्तान पे कि आप हमें ट्वीट करके बताएं। वैसे तो हुमा ने एक दफ़ा बता दिया, हिंट दे दी है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हम आपसे पूछें। 3 ऑप्शंस आपको देंगे। पंजाब में ये छठे आईजी हैं या फिर चौथे हैं या फिर 8वें हैं। जो सही जवाब होगा उसके लिए हुमा फिर फैसला करेंगे कि उसको क्या इनाम दिया जाएगा। और हम आपको क्लूज एंड हिंट्स तो क्या पूरी खबर भी दे रहे हैं, तो यू विल एग्जैक्टली नो कि कौन से आईजी है। आपको बताएं कि पंजाब में सीसीपीओ लाहौर से तनाज़े के बाद आईजी की छुट्टी हो गई। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में मुसलसल उखाड़ पिछाड़ के बावजूद सूबाई हुकूमत की मामलात पर गिरफ्त मजबूत नजर नहीं आ रही। वफाकी हुकूमत ने शोएब दस्तगीर की जगह इनाम गनी को नया इंस्पेक्टर जनरल पंजाब तैनात कर दिया। वो इससे पहले एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब के ओहदे पर काम कर रहे थे। 5 तब्दील हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा या अगर वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में देखें, हुकूमत ने ये सवाबदीद है प्राइम मिनिस्टर साहब की कि वो किसको लगाएं किसको ना लगाएं। ये तो होगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा, जो उस पॉलिसी से एग्री नहीं करेगा, जो किसी के साथ दूसरा जो काम कर रहा है उसके साथ अगर उसका इत्तेफाक नहीं होगा तो हमने तो फैसले करने हैं और इस पर हमें कोई नदामत है। और ये सिलसिला एक नॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग्स में ये बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, अब माशाल्लाह 5 आईजीज सीनियर अफसर होता है, अगर 5 ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो मुझे तो ब्यूरोक्रेसी की कॉम्पिटेंसी और अफसरान की कॉम्पिटेंसी पर फिर सवाल उठता है ना कि किस तरह के मामलात है कि आप कह रहे हैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। फिर तासुर यही मिलता है कि आपकी टॉप ब्रीड इतनी कॉम्पिटेंट फिर है ही नहीं, क्योंकि एक के बाद आप एक लगा रहे हैं और आप मुतमईन नहीं हो रहे। अच्छा, और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको फिर तब्दील कर देंगे। तो इस मामले पर तो नजरसानी वजीर आजम साहब को पंजाब हुकूमत पर भी करनी चाहिए और वजीर आला पंजाब के मामलात पर भी जरा गौर करना चाहिए। पंजाब में 2 साल के दौरान इनाम गनी छठे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं। शोएब दस्तगीर को सीसीपीओ लाहौर उमर शेख से इख्तिलाफात के बायस ओहदे से हटाया गया है। शोएब दस्तगीर वो अफसर हैं जिनकी वजीर आजम इमरान खान जबरदस्त अंदाज में तारीफ किया करते थे। हम एक आईजी लेके आए हैं, शोएब दस्तगीर। उसका सबसे बड़ा मैंने मिशन किया है कि जो भी इलाके के बड़े बड़े डाकू गुंडे हैं उनको पकड़ें, छोटों के ऊपर हाथ ना डालें, बड़ों के ऊपर हाथ डालें। इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे करप्शन नीचे जानी शुरू होगी। आईजी शोएब दस्तगीर, मैं आपको मुबारक देता हूं। मैंने देखा कि आपने बड़े बड़े ये जो डाकू थे और ये जो कातिल थे इनको पकड़ना शुरू किया। अभी तक मैं आपको दाद देता हूं कि 1 महीने के अंदर आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। क्या कोई दुनिया में तरीका होता कि अपने अल्फाज इंसान वापस हिस्ट्री से हज़फ करा सकता? अच्छा, ये तो बहुत लंबी एक डिबेट होगी, बहुत सी चीज़ें जो वापस लेनी चाहिए। 2018 में निगरान हुकूमत ने कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज को तब्दील करके कलीम इमाम को आईजी पंजाब तैनात किया था।
कलीम इमाम के बाद मोहम्मद ताहिर आईजी पंजाब लगाए गए, लेकिन वो भी ज़्यादा देर ना रह सके और उनकी जगह अमजद जावेद सलीमी को लाया गया। फिर आरिफ नवाज खान की बारी आई और लेकिन इस पर भी ऑब्वियसली बस ना हुई और उन्हें भी हटाकर शोएब दस्तगीर को आईजी पंजाब लगा दिया गया, जिनकी बड़ी तारीफ भी की वजीर आजम ने, काफ़ी तारीफ की एक्चुअली। लेकिन अब 9 महीने बाद शोएब दस्तगीर को भी ओहदे से हटा दिया गया है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि पंजाब के एडिशनल आईजी फाइनेंस तारिक मसूद यासीन ने अपने जूनियर इनाम गनी के मातहत काम करने से इनकार भी कर दिया। तो ये चीजें भी हो रही हैं और तबादला होने तक छुट्टी की दरखास्त भी दे दी है। तो दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स और ये हम उस सूबे की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे बड़े इंतजामी मामलात हैं, यानी सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है। और यहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट कब तक होते रहेंगे, क्योंकि अगर 2 साल हो गए और परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा आपको, तो फिर तो पता नहीं किस तरह से बाकी टेन्योर में परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। और पूछ भी लेते हैं सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी हमारे साथ है। इरशाद भट्टी साहब, आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर का मामला बज़ाहिर तो डिसिप्लिन का इशू था, लेकिन बात काफी बिगड़ती नजर आई। तो आपको इसमें पुलिस अफसरान का कसूर नजर आता है या कि वजीर आला बुज़दार को इसे खुद संभालना चाहिए था और वो ना संभाल पाए? जब आप ताकतवर और अहम ओहदों पर कौडुओं को बिठाते हैं, कमज़ोरों को बिठाते हैं, बोनुओं को बिठाते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर हर ब्यूरोक्रेसी के झक्खड़ चलते हैं, फिर पसंद नापसंद होती है, फिर इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, फिर जराइम बढ़ते हैं, फिर आवाम रुल जाती है। दूसरी बात, जब आप अपना बेसिक होमवर्क नहीं करते, आपका एजेंडा क्या था? आपका एजेंडा था इस्लाहात, एहतसाब को साइड पे रखें। इस्लाहात आपने कर ली। अभी लास्ट पिछली से कैबिनेट में 2 साल बाद, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, 2 साल बाद इमरान खान साहब ने इशरत हुसैन साहब और अरबाब शहजाद से इस्लाहात का लेकर सारा कुछ शफकत महमूद साहब को दे दिया। यानी वो 2 साल वो फेल हो गए। इशरत हुसैन साहब तीसरी मरतबा फेल हो गए खैर से, और अब शफकत महमूद साहब करेंगे। ये आपका बुनियादी काम था। इसके लिए आपने 21 साल अपोजिशन में रहे हैं। 21 साल में अगर होमवर्क नहीं किया था तो 2 साल में कर लेते। नहीं किया तो जब नहीं करेंगे, जब बुनियादी इस्लाहात नहीं करेंगे, अपने मंशूर से हटेंगे और दूसरा कमज़ोर लोगों को ताकतवर ओहदों पर बिठा देंगे, तो इस तरह के मामलात होते होंगे। आप बेसिक चीज़ ये है कि आप याद होगा आपको नासिर दुरानी साहब, जिसको बेच कर इन्होंने जो पंफलेट बॉय था तब्दीली का, फारग किया, एक कप चाय भी नहीं पूछा, चले गए। और जब वो गए तो डी ट्रैक हो गया सारा काम। तो आज ये उसी का ही हम भुगत रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का सेटअप इस दौरे हुकूमत में 4-5 दफ़ा मुकम्मल उधड़ चुका है, दोबारा बन चुका है। मौजूदा टीमें हुकूमत की सबसे काबिल एतमाद टीमें अब तो होनी ही चाहिए ना, फिर भी हुकूमत के मामलात पर गिरफ्त ना हो। ऐसा क्यों हमें तासुर मिलता है, या फिर ये तासुर ही गलत है, सब मामलात सेट चल रहे हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर कसूर SHO कसूर लगाए अपने ट्वीट में, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हर मरतबा जाके पंजाब के मामलात संभाले, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सानिया साहिवाल के हो जाए और मुलज़म छूट जाएं और वो कहे कि मैं इसको इनका एंड तक पहुंचाऊंगा और ना पहुंचा सके, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सानिया मॉडल टाउन को ना पूछ सके, तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास वो पंजाब चला रहे हैं, KPK चला रहे हैं, या हुकूमत पाकिस्तान चला रहे हैं? वो पाकिस्तान चला रहे हैं। पाकिस्तान के इतने मसाइल हैं, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी, हमारी मईशत, हमारी तिजारत, हमारे कर्ज़े, हमारा सूद, बाहर के मुल्कों में बदलते हालात, वो उसमें पड़े रहेंगे। कभी बुज़दार साहब की हेल्प करेंगे, कभी महमूद खान की हेल्प करेंगे, इसमें पड़े रहेंगे। तो भाईजान अहल लोगों को लगाएं। आपका वादा था हमसे, ये आपको मैंडेट मिला हुआ है, आपकी हुकूमत है, आप जिसको जी चाहे लगाएं, मगर आपने वादा किया था अहल लोगों को ओहदे दिए जाएंगे, दें अहल लोगों को ओहदे, ये मसाइल हल हो जाएंगे। आज इस्लामाबाद देख लें, लाहौर देख लें, पेशावर देख लें, जराइम ही जराइम है, कोई सुनवाई नहीं, गरीब आदमी रुल गया है। तो थाना कचहरी पटवार की इस्लाहत करें, अहम लोगों को, जिनका जो अहल लोग हैं उनको ओहदे दें, ये मसाइल हल हो जाएंगे।
अच्छा भट्टी साहब, एक तासुर ये है कि जब अपॉइंटमेंट्स या तबादलों जैसे रूटीन के काम भी इस्लामाबाद की डायरेक्शन पर होंगे तो सूबे के कप्तान और वुज़रा को वैसे भी ऑब्वियसली अहमियत और इख्तियार मिलने वाला नहीं, ये तो बिल्कुल भी लगता है कि इससे उनको वो इम्पोर्टेंस भी नहीं दी जाती। तो अगर बुज़दार साहब को फ्री हैंड दिया जाए तो क्या वो ये सब कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में कंट्रोल नहीं कर सकेंगे? ट्राई तो किया जाए। तो आप वज़ीर आज़म को क्या मशवरा देंगे? फिर घूम घाम के वही चीज़ आ गई। मैं अपने महबूब इमरान खान साहब, कायदे इनकलाब, कायदे तब्दीली, कायदे स्टेटस को तोड़ प्रोग्राम, कायदे 22 साला अपोजिशन, कायदे वर्ल्ड कप, कायदे शौकत खानम, कायदे नमल्स यूनिवर्सिटी और कायदे हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस्लाहात करें, बुनियादी इस्लाहात। नंबर 2, अहल लोगों को उनकी बसात के मुताबिक जो अहल लोग हों, जो जिस ओहदे के लिए डिज़र्व करता है उसको वो ओहदा दें बराए मेहरबानी। वरना आप इसी तरह शिकवा करते 5 साल बाद निकल जाएंगे कि ब्यूरोक्रेसी ने हमें काम नहीं करने दिया। अगर आपको 2 साल बाद ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही तो बराए मेहरबानी करके हुकूमत छोड़ दें। अगर आप अभी भी कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही तो इसका मतलब है हुकूमत ब्यूरोक्रेसी को दे दें कि वो आपसे ताकतवर है, आप कमज़ोर हैं। तो ये जो आप काम करने आए थे, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। चले, बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। और अफसोस ये होता है कि बिल्कुल नॉन इश्यूज़ होने चाहिए थे, ये इश्यूज़ होने ही नहीं चाहिए थे जिन पे हम आज बैठ के बात कर रहे होते हैं। अगर वाकई 2 साल बाद भी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही तो फिर तो पता नहीं 2 साल बाद भी शायद ना काम करने दे। शायद काम हो नहीं पा रहा और उसका ब्लेम किसी और पे डाला जा रहा है। और भट्टी साहब ने एक बात कही है कि अहल लोगों को ओहदों पर फाइज करें, मनसब पर फाइज करें तो मामलात कुछ बेहतर हो जाएंगे। और शिबली फराज साहब ने खुद ही कहा ना कि अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कोई कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो उसे हटा देंगे। तो और भी बहुत लोग हैं जिन पर नजरसानी करने की जरूरत है। तो यानी बेसिकली अभी अगर आप इनके लिए ये कर रहे हैं तो हर किसी की फिर फिर से ब्यूरोक्रेसी पर नजरसानी ना करें ना, अपने जरा जो अहम ओहदेदारान हैं उन पे भी गौर करें। इन द मीन टाइम आपको बताएं कि कराची की कई सड़कें जो हैं वो बारिश के पानी, सीवरेज और वाटर टैंकर्स के बायस तबाही का शिकार हैं। और शायद ही कोई ऐसी सड़क हो, कोई ऐसी सड़क बची हो जहां आपको कोई खड्डा नजर ना आए। डाउट कि अब कोई ऐसी सड़क बची है बिल्कुल भी नहीं है। और ये हम शायद तो एक आपको बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इफ यू गो आउट तो ऑल द रोड्स, ऑलमोस्ट ऑल द रोड्स आर ब्रोकन। अच्छा, कल मेरा ख्याल था कि बड़ा हाई फाई इलाका होना चाहिए था। चाइनीज एम्बेसी के अतराफ में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, क्लिफ्टन ब्लॉक 4 लगता है। और आप यकीन मानिए इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, जाहिर है होनी भी चाहिए थी, चाइनीज एम्बेसी है उसके अतराफ में, लेकिन वहां सड़क का नामो निशान नहीं था। हाँ, काफी बुरा, वहां सड़क का नामो निशान नहीं था। एंड वुड यू बिलीव, एंड वी आर नॉट किडिंग यू, मतलब ये तो क्योंकि हम वहाँ रहते हैं तो हम रोज देखते भी हैं, देयर आर स्टिल प्लेसेस जहाँ पानी का, बारिश का पानी खड़ा है। मैं दिल में ये सोच रहा था कि चाइना वाले माशाल्लाह पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके कितनी सिल्क रूट तक हमने बता दिया, वो ये सोच रहे होंगे हम कराची में किस जगह फंसे हैं कि हमारी अपनी एम्बेसी के इर्द-गिर्द सड़कें नहीं है। बहुत बैड सीन है बेसिकली कहने का। अब हम हंस इसलिए रहे हैं बिकॉज क्या करें, कितने अरसे से ये बात कर ही रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि कुछ ऐसे रोड्स भी हैं इर्द-गिर्द, आपको पता है कि वहाँ लाइट्स भी नहीं है, मतलब अब वो वाला सिस्टम भी खराब हो गया। सो कुछ रोड्स जो है वो बिल्कुल अंधेरे में भी होते हैं। इस बारे में तफसील से बात करेंगे, आपको बताएंगे। और क्या आप लोग तैयार हैं, क्योंकि स्कूल्स खुलने वाले हैं। और ये ऑनेस्टली मुझे, हालांकि मैंने स्कूल नहीं जाना, लेकिन मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। वो एक गिडीनेस नहीं होती है कुछ बहुत ही लॉन्ग ब्रेक के बाद, मुझे कुछ टेंशन सी हो रही है, कुछ एक्साइटमेंट सी हो रही है, तो मिक्स्ड फीलिंग है। एंड कैन यू बिलीव ये हम दोनों को हो रही है जिन्होंने स्कूल नहीं जाना, और ऑब्वियसली कोई खास ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन एनीवे जी, आपको बताएं कि स्कूल्स जो हैं वो खुलने वाले हैं और वालिदैन को धड़का लगा है कि प्राइवेट स्कूल एक बार फिर कोरोना SOPs की आड़ में उनसे रकम बटोरेंगे। ताहम चारों सूबाई हुकूमतों ने कोरोना बढ़ने की सूरत में तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर नजरसानी का इशारा भी दे दिया है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज हमारे ही शो में बात करते हुए चारों सूबाई हुकूमतें अहम बयानात दिए हैं। उन्होंने एक दफा आपको सुना दें दोबारा। खुदा ना खास्ता आगे चलकर हमें ये महसूस होता है कि तालीमी इदारे खुलने से कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है या बच्चों को कोई खतरा लाक हुआ,
तो हम अपने फैसले को दोबारा रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर स्कूल खुलने के बाद ओवरऑल कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर यकीनन गवर्नमेंट को कोई और फैसला लेना पड़ेगा। हमने जो मेन चीज की है, हमने मरकज वाइज कमेटीज बना दी हुई हैं जो नोटिफाई हो चुकी हैं, जो जाके मेक श्योर करेंगे कि एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। ये नहीं कि हमने आज फैसला कर लिया कि जी तालीमी इदारे खोल दिए तो फिर आंखें बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। सो आप ये तो हुकूमतों के मौक़िफ़ थे। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किए। काशिफ साहब, फाइनली बड़ी देर से आप लोगों का मुतालबा था कि स्कूल्स अब खोल दिए जाएं, अब स्कूल्स खुल रहे हैं। जो भी निज़ाम इसका तय हुआ है, आपको पता है कि 50% बच्चे एक दिन आएंगे, 50% स्ट्रेंथ अगले दिन आएगी, और जो SOPs आपके तय हुए हैं हुकूमतों के साथ, आप लोग मुतमईन हैं उससे? जी बिल्कुल मुतमईन नहीं है, और जो अभी आपने ये दिखाया है वज़रा के जो मुतमईन नहीं है, इस बात का जो अंदेशा जाहिर किया है, ये इस बात का बड़ा वाज़ेह अंदेशा हमें भी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कोरोना का है उसने सिर्फ प्राइवेट स्कूल के लिए नहीं है जो है SOPs के ऊपर आना, ये तो कोरोना का SOPs जो है वो हमारे पब्लिक स्कूल्स के लिए भी उतना ही अहम है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 1,52,000 जो 20 साल पहले पब्लिक सरकारी स्कूल थे वो कम होकर 1,31,000 हुए हैं, जिसके लिए फौरी तौर पर गवर्नमेंट को 50 अरब रुपया चाहिए जिससे वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, अब इन्होंने जो हमें पहले SOPs जो हमारे साथ शेयर किए फाइनल हुए थे वो ये थे कि डबल शिफ्ट होगी, वो ये थे कि 3 दिन जो है वो जूनियर सेक्शन आएगा, 3 दिन सीनियर सेक्शन आएगा, और इसके अंदर तो ये SOPs इंप्लीमेंट यकीनी तौर पे किए जा सकते हैं। और हमने 15 अगस्त से अपने तालीमी इदारे खोले, मदारिस जो खोले, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सक्सेस स्टोरी हुई, कोई आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया। लेकिन अब जो इन्होंने ये बात की है, एक दिन छोड़ के एक दिन और सिंगल शिफ्ट, इसके अंदर वही होगा जो ताजरों के साथ हुआ कि एकदम आपने टाइम लिमिट लगाया, चंद दिन के लिए आपने मार्केट खोली, टाइम 5 बजे तक रखा, नतीजा रश पड़ा। अब अगर सोशल डिस्टेंसिंग जो है, फॉर एग्जांपल 200 बच्चा एक स्कूल में है, 3 दिन अगर वो आएगा जूनियर, 3 दिन सीनियर, 100 की डिवीजन हो गई, 2 शिफ्ट होंगी, 50-50 की मजीद डिवीजन होगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग करना आसान है, 6 फीट का डिस्टेंस बनाना आसान नहीं। तो 2 शिफ्टों में तो देखें, मेरी बात सुने काशिफ साहब, मुझे लग रहा था कि शायद आप लोग इससे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि 2 शिफ्टों में आपको डबल में भी स्टाफ भी चाहिए होगा, आपका फिक्स्ड एक्सपेंस भी बढ़ेगा, आप जाहिर है जो सुबह से दोपहर तक टीचर पढ़ाएगा वो दोपहर से शाम तक तो नहीं पढ़ाएगा अनलेस उसे डबल तनख्वाह मिलेगी, तो वो तो इनकन्वीनियंट ना होता आप लोगों के लिए ज्यादा? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि हमें तो सिंगल शिफ्ट में आसानी है, लेकिन सिंगल शिफ्ट में जो कोरोना के जो है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो इशू है वो एग्जिस्ट करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई आसान टास्क नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि बहुत आसान है, हम दरवाजा खोलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हमारे तो हमने ये कहा है कि हमारे जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनके लिए जो है इंशाल्लाह जो मास्क भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो। लेकिन अभी आप देखा NCOC में शफकत महमूद साहब ने जो बात हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर साहब ने की, उन्होंने कहा कि जिनके पास मास्क नहीं है वो जो है रुमाल बांध के आ जाए। अरे भाई, अगर आपने 6 से 8 माह पहले भी तो रुमाल बंधवाए जा सकते थे। लेकिन असल इशू क्या है, जो 50 अरब इनको पब्लिक स्कूल के लिए चाहिए, फीवर गन नहीं है, इनके पास स्टाफ नहीं है उसके लिए, इनके पास नहीं सर, 6 से 8 माह पहले नहीं रुमाल बनवाए जा सकते थे, क्योंकि जो कोरोना की सूरत हाल थी वो अब नहीं है जो पहले थी, इसीलिए स्कूल्स भी खुल रहे हैं। एक्चुअली इट्स ऑल कनेक्टेड। अच्छा काशिफ साहब, आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या ये तैयार आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, क्या पेरेंट्स से मुशावरत करके डिसीजन लिए कि कौन सा बच्चा किस दिन आएगा? बिकॉज इस तरह अगर मैसिव डिवीजन होने वाली है तो क्या ये लिस्टें तैयार हो गई हैं, आप लोगों ने की हैं या फिर पेरेंट्स से कंसल्टेशन करके किए हैं? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए भी, और क्योंकि आपने भी देखा, आपके बल्कि चैनल ने भी इसमें बड़ा इसको हाईलाइट किया है कि पेरेंट्स का जो अब रिस्पॉन्स है, इस वक्त 87% जो है वो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि आप तलीमी अदारे खोलें। अच्छा, जो 13% जो नहीं अभी चाह रहे थे उनके लिए भी हमने आसानी रखी। हमने ये कहा है कि जनाब जो पेरेंट नहीं बच्चों को भिजवाना चाहते अभी भी, वो उनके लिए कोई डिसिप्लिन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको हम अपना होम ट्रांसफर देंगे, आप घरों में बच्चों को तैयारी करें। बाकी जो है पेरेंट, उनसे कंसेंट फॉर्म लेने के बाद हम उनको बुलाएंगे, और ये हम 15 अगस्त से पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, और ये एक सक्सेस स्टोरी है। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस वक्त जो एक और बात की गई, जो टीचर्स के हवाले से भी ये बात अभी तक जो क्लियर नहीं कर पा रहे, वो मिक्स किस्म का कंफ्यूजन क्रिएट की गई, जो उनके कोरोना टेस्ट होंगे। तो हमारे पूरे पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट मिला के 25 लाख टीचर हैं, उनके अगर आप कोरोना टेस्ट लेते हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अकेले की मैं बात कर रहा हूँ, 8,96,000 टेस्ट हुए 6 से 8 माह में।
तो 25 लाख टीचर का अगर आप कोरोना टेस्ट लेने चलिए ये वाले मामला तो ये जरा मुझे भी अनरियलिस्टिक लगते हैं कोरोना टेस्ट वाले मामला। मुझे ये बताइएगा कि जो आप कह रहे थे ना डबल शिफ्ट, सर इसमें वालिदैन को बड़ा मसला हो जाता है क्योंकि एक ही स्कूल में अगर किसी के 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो पहले सुबह जाए, फिर दोपहर में जाए, फिर शाम में आए, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला। और एक बात क्लियर कीजिएगा काशिफ साहब, क्योंकि मेरी जितने दोस्तों से बात हुई है वो कहते हैं मेरे लिए बड़ी हैरानी थी कि लॉकडाउन के दौरान 100% फीस आप लोग वसूल करते रहे हैं लोगों से, वालिदैन से। अच्छा, ये पहली बात तो मैं इसमें ये 100 वाली आपकी क्लियर कर दूं कि हाँ, जो हमारे पास 2 से 3% जो एलीट स्कूल हैं वो ऐसा जरूर करते रहे क्योंकि उनकी जो थी बैंक टू बैंक जाती, जबकि बाकी जो हमारे 97-8% स्कूल थे जिनका मैनुअल सिस्टम था, गवर्नमेंट ने ना सिर्फ हमारे स्कूल बंद करवाए बल्कि गवर्नमेंट ने हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी बंद कराए, बल्कि हाईकोर्ट से हमने स्पेशल ऑर्डर लिए तो अप्रैल की 20 से 25 तारीख तक हमें इजाजत मिली और जून के 2 दिन इजाजत मिली। तो ये एक जो है ये अनरियलिस्टिक थोड़ी सी बात है कि जब 97-8% को तो जो इनका ऑनलाइन सिलसिला नहीं था या जो बैंक के लिए उनको तो पैसे मिलेगी, नहीं पैसे मिले, कैश फ्लो बंद हुआ, हमारा 15 लाख टीचर बेरोजगार हुआ, हमारी 2,07,000 में से 10,000 स्कूल अब तक बंद हो चुके क्योंकि नहीं तो फीस तो लेते रहे ना, तो टीचर क्यों बेरोजगार हो गए फिर? मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं वसूल हुई ना, वो तो सिर्फ उस एलीट क्लास के 2 से 3% को। सर 2 से 3 नहीं है वैसे, एलीट में जो है ना अब वो परसेंटेज बहुत बढ़ गई है वो भी। और ये सिर्फ एलीट स्कूल ना कहें, ऑलमोस्ट हर प्राइवेट स्कूल ने यही किया है। इंशाल्लाह जो है कोशिश करूंगा असिस्ट करने की और आपको कोशिश करूंगा सेटिस्फाई करने की। तो आपको जरा दूसरा सवाल अपना दोबारा फरमा देते हैं, मैं जरा उस पर थोड़ा सा चलें। आप मुतालबात अब फाइनली इसे कंक्लूड भी करना है, नहीं तो ये बहस तो लिटरली मैं 2 घंटे कर सकता हूँ। मुतालबात जी बिल्कुल बता दें कि आप क्या मुतालबात हमारे ये जी, पहली बात ये कि ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारा विक्टर एरिया तो टोटल खुल चुका हुआ है और जो आपका पंजाब और सिंध है काफी हद तक खुला हुआ है 15 अगस्त से। एसओपीज भी हम अमल दरामद करवा रहे हैं। गवर्नमेंट से रिव्यू की दरखास्त है, इसमें हमें भी मुश्किल है कि डबल शिफ्ट हो, लेकिन डबल शिफ्ट अगर नहीं होगी तो जो सोशल डिस्टेंसिंग वो है मुमकिन नहीं होगी। दूसरी बात ये, मैं आपके साथ जो अपना जो सबसे खतरनाक बात शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि इसके आड़ में जो अभी आपने बात की 9-10 का इस वक्त जारी है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फीस, जो कि पिछले साल आपको याद है 45 लाख बच्चों से इन्होंने 25 अरब रुपया वसूल किया और अब कम से कम 35-40 अरब वसूल होने हैं, जिसके लिए स्कूल खोल रहे हैं। जब जैसे ये फेज वाइज खोलने का मकसद ही ये था, जैसे ये वसूल होंगे उसके बाद इन्होंने अल्लाह ना करे इन्होंने शोर डालना है कि कोरोना फैल गया और स्कूल बंद करेंगे और सिंगल नेशनल करिकुलम की आड़ में ये कहेंगे कि अब जो है नए सेशन से स्कूल खुलेंगे और इसके वाक़या सबूत ये कि मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। मैं दरखास्त करूंगा 7.5 करोड़ बच्चे को ये बुक्स वाला मामला, ये बुक्स वाला मामला बिल्कुल हमारी नॉलेज तक पहुंचा है कि मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे स्कूल खोल के भी क्या पढ़ेंगे, इस पे हम तफसील से दोबारा से बात करेंगे काशिफ साहब। लेकिन एट द सेम टाइम जो आप गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन फीस वसूल करने के लिए खोल रहे हैं स्कूल, तो माशाल्लाह यहाँ पे प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन के दौरान कंप्यूटर लैब फीस भी लेते रहे जी। लेकिन काशिफ मिर्जा ये तो ऑब्वियसली आपका ये इल्जाम है, तो इसके बारे में हम तफसीलात जरूर लेंगे ताकि हम इसको समझ सकें। शुक्रिया, काशिफ मिर्जा हमसे बात कर रहे थे। अच्छा जी, कल हमने आपको बताया ना सुहेल सिस्टिस से मुलाकात की थी, सिविल सुहेल और वेरोनिका सुहेल, और बड़ा उनका जबरदस्त फीडबैक आया। मेरी अम्मी पूछ रही थी भाई ये तो कमाल, चारों लड़कियां, चारों बहनें इतनी जबरदस्त, और फिर उनका एक भाई है वो भी मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है और उनके वालिद साहब तो हैं ही, तो पूरी फैमिली जो है। और ऐसी 1-2 फैमिलीज हमारे पास पहले भी आई हैं, अगर आपको याद हो ओवर द इयर्स ऐसे लोग आते रहते हैं जहाँ पूरी फैमिलीज आर पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स। अच्छा, वैसे जो हमने फिल्में भी देखी हैं इन स्पोर्ट्स से मुताल्लिक यही स्टोरी लाइन होती है कि पूरी फैमिली, अगर 4 बहनें या 3 बहनें या 2 भाई हैं तो सारे ही एक ही गेम से मुंसलिक हैं। ट्रू। अच्छा जी, कल बड़ी इंस्पायरिंग, जब हमें इस किस्म के लोगों से का पता चले तो हम जल्दी से उनको अपने शो पे इसलिए इनवाइट कर लेते हैं बिकॉज दे आर सो डिफरेंट और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं। जैसे कि समन जुल्फ़िकार पाकिस्तान में नई तारीख रकम करने वाली खवातीन में शुमार होती हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट में पहली खातून मैच रेफरी हैं, अंदाजा करें। और वो इस साल भी डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन के रेफरी पैनल में वाहिद खातून मैच रेफरी हैं और हमें वो ज्वाइन भी कर रही हैं। कहाँ से? कसूर से, ऑल द वे फ्रॉम कसूर। समन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम कसूर। और जब हमें पहली दफ़ा आपसे मुताल्लिक मालूम हुआ, पता लगा, तो हम बड़े इंस्पायर भी हुए थे, बड़ा हमें शौक भी था कि ये कैसे शौक आपको डेवलप हुआ, ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, और ये लाइन ऑफ वर्क बड़े मर्द नहीं कर पाते और आप यहां तक पहुंच गई। अपने जर्नी के बारे में सबसे पहले हमें बताइए। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। आई डिड माई मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइंसेस, तो मैंने बहुत सी गेम्स खेली। तो मेरा जो स्पेशली इंटरेस्ट था वो क्रिकेट में था। तो इवन जब मैं खेलती थी, मेरे टीचर्स, मेरे कोचेस मुझे देखते थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि अब सबसे अच्छा क्रिकेट में है, सो आप इसी फील्ड को जो है आगे लेके चले। तो मैंने इसी फील्ड को कंटिन्यू किया, और जैसे पीसीबी ने एक क्राइटेरिया बनाया कि यहाँ पे रेफरीज की ज़रूरत है, एम्पायर्स की ज़रूरत है, तो सबसे पहले मैंने एम्पायरिंग कोर्स किया। तो आफ्टर दैट मुझे पता चला कि देयर इज़ नो फीमेल रेफरी इन पाकिस्तान, सो आई वांट टू डिसाइड टू बिकम अ क्रिकेट रेफरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वो जो है वो अपना ये टारगेट अचीव किया, और मैं क्रिकेट रेफरी जो है बन गई। अच्छा समन, आई माइट हैव मिस्ड दैट पार्ट, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी कान में, लेकिन आप क्रिकेटर बनना चाहती थी क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव अ वेरी फ्लरिशिंग वुमेन्स क्रिकेट टीम एज वेल, तो बड़ा अच्छा मौका था। क्रिकेटर क्यों नहीं बनी? बिकॉज क्रिकेटर तो बहुत ज़्यादा थी माशाल्लाह से पाकिस्तान में, जो लड़कियां बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं, तो मेरा फील्ड था, मैं कुछ नया करना चाहती थी। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एम्पायरिंग में गई, फिर मैंने वहाँ देखा वहाँ पे ऑलरेडी 5 to 6 फीमेल एम्पायर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो उस वक्त उन्हीं दिनों में मुझे पता चला देयर इज नो फीमेल क्रिकेट रेफरी, सो वांट टू डिसाइड टू बिकम अ क्रिकेट रेफरी। अच्छा, आपने क्रिकेट रेफरी बनने का फैसला किया, ये इसके लिए कुछ ट्रेनिंग होती है या आप खेलते रहते हैं फिर एम्पायर बनते हैं और उसके बाद रेफरी बन जाते हैं, यही प्रोसेस होता है? ये कैसे मुमकिन होता है? क्योंकि जो खवातीन हमें देख रही हैं और मे बी वो इसको परसू करना चाहती हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना भी ज़रूरी है, क्रिकेट के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो अंपायर रेफरीज हैं बहुत से डिफरेंट जो है प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, लाइक डॉक्टर्स भी इसमें मौजूद हैं, लॉयर भी मौजूद हैं, एंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस पीपल्स जो है इसमें मौजूद हैं। तो पीसीबी का एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, उसके थ्रू आपको जो है उसमें जाना होता है। नहीं, तो बहुत इजी है। और आपने क्या अप्लाई किया था? कोई इसकी ट्रेनिंग है, कोई कोर्स था आपको कंप्लीट करना था? जरा थोड़ा सा डिटेल दें, इतने लोग इंस्पायर हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जी इसका पीसीबी प्रॉपर चैनल के थ्रू एक अनाउंस करता है कि अब उनको अंपायर्स की, न्यू रेफरीज की ज़रूरत है। फिर आप उस क्राइटेरिया के थ्रू जो है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, फिर कोर्सेज होते हैं, फिर प्रॉपर जजमेंट होती है आपकी। उसके बाद एक लंबे प्रोसेस के बाद फिर आप इस आ जाती हैं। जो लोग देख रहे हैं, खासतौर पे जो लड़कियां देख रही हैं और इस फील्ड में आना चाहती हैं, बिकॉज एक और ओपनिंग नज़र आई है कि अच्छा इधर भी कोशिश की जा सकती है और अपॉर्चुनिटीज़ है ख़वातीन के लिए। हाउ डू यू मैनेज योर फैमिली एंड योर वर्क? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है, अनफॉर्चुनेटली आदमी अगर जब ऐसे कर रहे होते हैं, मर्द हजरात, तो उनसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ख़वातीन पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो किस तरह मैनेज करती हैं समन? जी बिल्कुल, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिल्कुल। लाइक बिफोर मैरिज जो है आप कंटिन्यू करना बहुत इजी होता है, और आफ्टर मैरिज भी अगर आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, देन यू कैन कंटिन्यू। बिफोर मैरिज मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई बहन एंड ऑल फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, और मैं बड़ा इजीली जो है उसको करती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर मैरिज भी मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मेरे स्पेशली मेरे हस्बैंड ने, तो मैं इसको बड़े इजीली कंटिन्यू करती हूँ। जितने भी मैरिड या अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको मेरा यही मैसेज है कि आप अपने शौक को कभी ना छोड़ें। ये मत सोचें कि अब आप शादी होगी, अब आप सारी चीज़ें छोड़ के घरदारी संभालेंगी। घरदारी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना शौक ज़रूर पूरा करना चाहिए। अच्छा समन, इस जॉब में ट्रैवल भी रिक्वायरमेंट होती है विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, कुछ इस किस्म के भी आपका अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है? जी जी बिल्कुल, मेरा अभी पाकिस्तान के अंदर ही ये एक्सपीरियंस है कि जहाँ भी मैचेस होते हैं, लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, मरीद के और शेखुपुरा, इन एरियाज़ में विमेन के मैचेस होते हैं, वहाँ पे ट्रैवल करके जाना पड़ता है। और जो आउट ऑफ कंट्री है वो होता है जब आईसीसी आपको हायर कर लेता है, तब आपको जो है वो आउटसाइड कंट्री जो है जाना पड़ता है। अच्छा, अब जाहिर है कि आप फर्स्ट फीमेल रेफरी हैं, तो लोगों की तरफ से या कॉलीग्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है? पीपल आर एक्सेप्टेबल, या फिर लोग ज़रा ताज्जुब का इजहार करते हैं, या लोग कोई मसला क्रिएट करते हैं? और आपकी मानते हैं कि नहीं मानते? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है,
सभी फैमिली मेंबर्स और लोगों कलीग की तरफ से बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग खुश हो रहे हैं कि जो लोग मुझे पहले नहीं जानते थे। एज अ क्रिकेट रेफरी में 2016 से काम कर रही हूँ, लेकिन नहीं है तो कांग्रेट्स कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं और बड़ा ताज्जुब का इजहार करते हैं कि वीमेन फीमेल जो है क्रिकेट रेफरी भी इस टाइम मौजूद है। सबन, यू आर डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन और बड़ी अच्छी एक नई फील्ड जो कि थी तो वहीं, लेकिन आपने अंदर कदम रख के इंट्रोड्यूस करा दी लड़कियों के लिए। सो दिस इज एन एवेन्यू दैट दे कैन लुक फॉरवर्ड टू। बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। एक और अहम मामला जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आम समाअत होगी। 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 9 सितंबर तक वापसी का हुक्म दिया था। जजेस का यह कहना था कि हम नवाज शरीफ को सरेंडर के लिए एक मौका दे रहे हैं। बाद में नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ। तमाम रहनुमाओं ने नवाज शरीफ के वतन वापस न आने पर इत्तफाक किया। आज एक्चुअली 9 सितंबर ही है और दरख्वास्त की गई कि वो इलाज मुकम्मल करवा के वापस आएंगे। सो दैट्स द लेटेस्ट फ्रॉम मुस्लिम लीग नून के उन्होंने तो ये बता दिया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या प्लान है। जावेद लतीफ़ साहब, मियां नवाज शरीफ को अदालत ने सरेंडर करने का कह रखा है और अब तो दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं। आज वो दिन भी आ गया, आज 9 है और आज तक का ही वादा था। तो पार्टी की ख्वाहिश के मुताबिक लगता तो नहीं कि मियां साहब आएंगे या उनका सरेंडर देने का, या फिर उनका ऑब्वियसली शायद सरप्राइज देने का मूड तो सरेंडर तो करना नहीं है तो सरप्राइज देना, करना क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती है कि जिनकी आज पाकिस्तान में हुकूमत है, गलत बयानी करना, झूठ बोलना इनका शेवा है। आप मुझे ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ कोई दीवार फलांग के गए हैं जेल की? ये एक एग्रीमेंट है जो हुकूमत वक्त ने कोर्ट में नवाज शरीफ से किया। वो ये था कि अगर जब इनकी सेहत ठीक हो जाए, जब इनका इलाज मुकम्मल हो जाए तो डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक ये पाकिस्तान आ जाएंगे। अगर तो डॉक्टर ने ये कह दिया है और अगर इनको कोई शुबा था, गलत फहमी थी, तो हाई कमीशन जो है उसके ज़रिए ये उसका उनको चेकअप करवा लेते, उनके डॉक्टर से पूछ लेते। मगर इनकी वज़ीर सेहत आज भी उसी बात पर इसरार कर रही हैं कि वो रिपोर्ट्स ठीक थी और ये जो कल रिपोर्ट ठीक कहते थे आज उसको गलत कह रहे हैं। दरअसल इनके पास कहने को, देने को, करने को कुछ है नहीं, तो ये हर बात पे नवाज शरीफ फैमिली के बात करके उसके पीछे छुपते हैं। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा कि अगर मियां साहब नहीं आते तो आप अदालत को कायल करना होगा, जाहिर है कि वो नहीं आ पाए। इसके लिए कानूनी टीम की क्या तैयारी है, क्योंकि अब उनके दायमी वारंट भी आ गए हैं, तो क्या लंदन से ताज़ा हेल्थ रिपोर्ट्स मंगवाई जाएंगी या और कोई तरीका क्या सोचा है आपके कानूनी माहिरीन और मुशीयान ने? देखें, बात सीधी सी है कि जो ये बोर्ड इन्होंने बनाया था उसमें भी हमारे नुमाइंदा नवाज शरीफ के जो थे वो पेश होते रहे, इनके बोर्ड के सामने वो सारी तफसीलात रखते रहे। आज तक इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें इस रिपोर्ट पे कोई डाउट है या हमें तस्दीक के लिए मज़ीद कोई रिपोर्ट्स चाहिए। और क्या इनके कोई हाथ पांव बंधे हुए थे कि ये ख़ुद नहीं मंगवा सकते थे? मगर ना ही इन्होंने कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को इस तरह की कोई इतला दी और यकायक इन्होंने एक फ़ैसला सियासी कर लिया। अगर ये लोगों की सेहत से, ज़िंदगी से खेलते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि शायद ये मरना भूल गए हैं, इनको अपना मरना याद नहीं है। हम इंशाल्लाह जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो भी कोर्ट में पेश करेंगे और जो लॉ कहता है, जो कानून कहता है, वो हम उस दिन भी हमारे लायर जो थे उनको बता चुके हैं कोर्ट को मुतमईन करने के लिए। 10 तारीख को भी यकीनन वो उनको बताएंगे। चलें जी, थैंक यू। जावेद लतीफ़ साहब, लेकिन वो जवाब हमारा आया नहीं वैसे कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब नहीं आ रहे हैं, ठीक हो जाएंगे तो तभी आएंगे, नहीं आ रहे हैं। सो हम ये बात कर रहे थे, कभी आप कोई बुरे गाने सुन लें या कोई इतना अच्छा ना हो तो आपका लिटरली मूड ऑफ हो जाता है। और अब्दुल्ला ने मुझे बम्बार्ड किया विद बैड म्यूजिक इन द ब्रेक। नहीं, मैं वैसे गुनगुना रहा था तो मैंने सोचा आपको ये गाने भी सुनाए। एनी हाउ, इस अभी हमने आपको बात ये बतानी है कि हमारे यहाँ तो माशाल्लाह गाड़ी चलाने के लिए सड़क नहीं बची है, पैदल चलने के लिए नहीं बची है, क्योंकि 2 दफ़ा तो आपका पैर कम से कम ट्विस्ट होगा ना।
एक सड़क पे, और फिर आप खड्डे में गिरेंगे। हाँ, फिर आप खड्डे में गिरेंगे। लेकिन आप फ्रांस में देखें, साइकिल चलाने की तैयारी है। अच्छा, आप बताएं, क्योंकि मैंने जनाब फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस की शहरी हुकूमत भी होती है वहाँ पे, और प्लान भी बनाती है और इस पे अमल भी होता है। ये भी आपके लिए खबर होनी चाहिए। वहाँ की शहरी हुकूमत ने प्लान बनाया है कि पैदल या साइकिल पर हर सहूलत को 15 मिनट के फासले पर मुहैया किया जाएगा। तभी वो कार्बन एमिशन को रोक सकते हैं जब गाड़ियां रुकेंगी, और गाड़ियां तभी रुकेंगी जब 15 मिनट के फासले पे आपकी तमाम एमिनिटीज, तमाम जरूरियात जिंदगी अवेलेबल होंगी कि आप या तो साइकिल पे चले जाएं या पैदल चले जाएं। तो बेसिक इसका पैग ये है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है कि 2024 तक पेरिस की तमाम शाहराहों पर साइकिल लेन्स बना दी जाएंगी और गाड़ियों की पार्किंग को ख़त्म किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पार्क बनाए जाएंगे। और ये भी आपको बता दें कि पेरिस की शहरी हुकूमत ने हर महीने एक इतवार को गाड़ियां चलाने पर पाबंदी लगा दी है। सो एवरी वन संडे एवरी मंथ कोई गाड़ियां नहीं हो सकती ऑन द रोड। बेसिकली आप गाड़ियां ना निकालें। और अब आप बताएं, साइकिल लेन्स बनाई गई हैं सिर्फ पेरिस से नहीं, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी हर सहूलत को 20 मिनट के फासले पर फराहम करने के इक़दाम किए गए हैं। इटली का शहर मिलान भी यही कर रहा है और लॉकडाउन की सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों ने ये हिकमत अमली तय की है। दे हैव सीन कि किस तरह से ये तमाम चेंजेस हमारी जिंदगियों को अफेक्ट कर रही हैं। इट्स हाई टाइम कि हम अपनी बेसिक्स पे वापस चले जाएं और ये साइकिल या पैदल चलने के रुझान को तभी फरोग दिया जा सकता है जब आपकी तमाम जरूरियात जिंदगी 10 से 15 मिनट के फासले पे, और हमारे यहाँ तो एक्चुअली ऑलरेडी ये सिस्टम मौजूद है कि 10 से 15 मिनट के फासले पे आप तमाम चीजें ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, आपको मिल सकती हैं। कभी-कभार वो 10 मिनट दूर पहुंचने के लिए आपको लिटरली मतलब 3 सिग्नल से गुजरना पड़ता है। हमारी सड़कें इस काबिल नहीं है कि आप पैदल चल सकें या साइकिल चला सकें, गाड़ियां चलाने के तो भी काबिल नहीं रही हैं। इट इज जस्ट नॉट द सड़कें एंड यू नीड टू एक्सेप्ट द आइडिया एज वेल। लोगों को भी अपना माइंडसेट करने की एटीट्यूड की भी जरूरत है। So more on this tomorrow, क्योंकि आज जरा टाइम खत्म हो गया, वरना हम और भी आपको इसी किस्म की बताते बातें कि कितने मुल्कों ने कितने चेंजेस लाए हैं इसी वजह से। We'll see you tomorrow. Take care, have a great day, have a safe day.